हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग फिर से वही सब पढ़ने वाले हैं, जिसमें डोमेन एकेकी और आच्छादक फलन 1-1 और ऑन्टो फंक्शन पढ़ा जा रहा था। उसके 2-4 सवाल अच्छे याद लगाने की और मज़ीद कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठ जाइए, पानी ले लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं विद दिस एनर्जेटिक। फिर से एक शेर। उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। ज़िंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन with the beautiful question on the screen। ठीक है, तो सवाल ये है कि कह रहा है इफ़ a इज इक्वल्स टू आर माइनस 3 तथा b इज इक्वल्स टू आर माइनस इतना। अब ये थोड़ा सा मिक्स में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश है ना, आधा इंग्लिश। सवाल का मतलब ये है कि यदि ये सेट ये है r में से 3 घटा के, ये b सेट ये है और f सच दैट ए टू बी डिफाइन है। ए टू बी दो सेटों की ज़रूरत होती है, तो वो ए और बी हैं। वो कौन है ए और बी? वो ये हैं। ए का मान है आर में से सिर्फ 3 घटा देंगे और बी है ऑल रियल नंबर, सिर्फ 1 घटा देंगे। और कह रहा है इसको प्रूफ कीजिए कि एकेकी आच्छादक है 1-1 ऑन्टो एकेकी आच्छादक। प्रूफ कीजिए और एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं एकेकी, इसको बोलते हैं आच्छादक। तो इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ये है दोनों की नहीं है ना। तो फिर से वही बात कि जैसे एकेकी प्रूफ करते थे फॉर 1-1 फॉर वॉच चेकिंग 1-1 है ना। एकेकी प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? तो हम लोग करते थे x1, x2, ये दो जने, ये दो लोग ए से बिलोंग कर रहे हैं ना। सेट जहाँ से जहाँ डिफाइन हो उसके पहले वाले हिस्से में ए में पढ़े हुए हैं, तो मान लिया x1 x2 ए में पढ़े हैं। फिर स्टार्ट यहाँ से करते थे कि f(x1) इज इक्वल्स टू है f(x2), और अगर सॉल्व करते करते सिर्फ x1 बराबर x2 आ गया तो ये फंक्शन 1-1 हो जाता था। तो बस वही काम करेंगे, तो f(x1) वहाँ छापेंगे। अब f(x1) लिख लिए तो f(x1) की वैल्यू उस fx में x की जगह x1 छाप के मिलेगी ना, तो जहाँ x है वहाँ x1 छापिए। x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल्स टू f(x2) का मतलब x2 - 2 अपॉन x2 - 3 ना। जहाँ x है वहाँ x1 छाप दिया, f(x2) के लिए जहाँ x है वहाँ x2 छाप दिया। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, है ना। तो फिर दोनों क्या करेंगे? अब अपना सॉल्व करेंगे जैसा जानते हैं। तो अभी तो जान रहे हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ x2 लिखा है, यहाँ x1, तो थोड़ा सा इधर, तो x1 x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 x2 से हो जाएगा, और 2 3s are 6, और ये इधर होगा तो x1 x2, x1 2s are 2x1, 3x2s are 3x2, और माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। तो यहाँ से क्या किया गया? तो एक x1 x2 गया, दोनों तरफ x1 x2 गया है ना, और 6 से 6 गया, ठीक है ना, ये दोनों दिख रहा होगा। और यहाँ है 3x1, वहाँ है 2x1, तो उसको इधर बुलाएंगे, और वहाँ है 3x2, वहाँ है 2x2, उसको उधर बुलाएंगे, दोनों एक तरफ कर रहे हैं। तो 3x1 यहाँ है और बुला लाएंगे 2x2 को, 2x1 को, है ना, और वहाँ 3x2 है और इसको भेज देंगे 2x2 को, ताकि x2 एक तरफ, x1 एक तरफ। अब 3x1 से 2x1 गया तो माइनस x1, और 3x2 से 2x2 गया तो माइनस x2, माइनस माइनस भी लास्ट में गया, x1 बराबर x2, दैट इज़ आवर गोल। हम लोग इसी की तलाश में थे कि f(x1) बराबर f(x2) मिलने के बाद सॉल्व करते करते सिर्फ x1 बराबर x2 मिल जाए तो फंक्शन विल बी 1-1, फंक्शन एकेकी होगा, है ना। तो ये बात आपको अब अच्छी लग रही होगी, मुझे पता है कि अब आपको मज़ा आने लगा होगा कि अरे वाह, यही करते हैं, हाँ यही करते होते हैं और यही करेंगे, है ना। 1-2 सवाल में बताए थे वो एरो डायग्राम बना के, बाकी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये आप लोग 1-1 प्रूफ हो गया। अब जा रहे हैं ऑन्टो की तरफ कि ऑन्टो कैसे प्रूफ करते थे। तो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब दोस्तों ऑन्टो के लिए जो करते थे वो फिर से एक दफ़ा रिवाइज क्या मतलब क्या करते थे, फॉर ऑन्टो या आच्छादक चेक करने के लिए, ये क्या लिख रहा है, आच्छादक, उसके लिए मैंने बताया था कि जब आच्छादक चेक करना हो तो फ़ौरन कहा जाता है फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का कोडोमेन इज इक्वल्स टू उसकी रेंज आ गई तो वो आच्छादक है। आच्छादक के लिए हमेशा यही सोचेंगे कि फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए। तो फंक्शन का पूछे थे कोडोमेन कहाँ मिलता है, तो मैंने बताया था कि FA to B में ये जो पीछे वाला होता है बस वही उसका कोडोमेन है। तो साफ साफ लिख दीजिए कि फंक्शन का जो कोडोमेन दिया है या सह प्रांत हिंदी में बोलते हैं वो साफ साफ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू, वो x है या कुछ भी है, फंक्शन का कोडोमेन b है, b, और b की वैल्यू यहाँ दी हुई है कि ऑल रियल नंबर से 1 डिलीट हुआ है ना, ऑल रियल नंबर से 1 को डिलीट कर देंगे, दैट इज द वैल्यूज ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ रहे होंगे बात को। तो ये है ऑल रियल नंबर से 1 डिलीट कर देंगे तो फंक्शन का कोडोमेन है, लेकिन रेंज हमें निकालनी पड़ेगी, वी हैव टू फाइंड द रेंज, है ना। उसके लिए मैं अब आपको एक तरीका बताने लगा हूँ, इसीलिए ये सवाल चुना था मैंने कि कैसे इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना। जब कभी ना लीनियर हो, दोनों तरफ लीनियर, अपॉन में लीनियर हो ना, लीनियर मतलब पावर 1 करके, और इसका हमें रेंज चाहिए हो, तो तरीका ये होता है ना कि फंक्शन को सबसे पहले y मानो, जो होता ही है वो फंक्शन f(x) लिखें चाहे y लिखे, है ना। और फिर अब क्या देखो, x का मान निकालना वो डोमेन, अब y की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए रेंज तरीका ये है कि अब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालिए। ये क्या लिखा हुआ है पता है, y की वैल्यू x के फॉर्म में। अब हम यहाँ से कलाकारी करके x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे, फिर वहाँ से एक काम करेंगे। तो इसको चेंज कीजिए, मतलब हम जा रहे हैं पूरा फैला के x को इकट्ठा कर लेने, y सारा एक तरफ कर देने। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, yx, फिर y 3 जार 3y, और इतना 1 जार x माइनस 2, यहाँ है x यहाँ है x, दोनों करीब लाएंगे तो वो -x हो जाएगा, और 3y उधर फेंक देंगे तो 3y -2 हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो y - 1 इज इक्वल्स टू 3y - 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो है 3y - 2 अपॉन y - 1। दिस इज x इन द फंक्शन ऑफ y। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। अब हमें क्या करना है ना कि ये इस x के डोमेन जैसा बिहेव, हमें अब x के जैसे y के डोमेन चाहते थे y का, तो कहते थे फंक्शन का हर जो है वो ज़ीरो ना होने पाए, बाकी सब अलाउ है, ये डोमेन के लिए करते थे। तो अब हम रेंज निकाल रहे हैं, और जब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेंगे ना, तो फिर भी एज अ डोमेन का पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे, मगर वो रेंज आ रही होगी। जैसे मैं कहूँ कि अगर इस x का मैं डोमेन पूछूं तो आप यही कहेंगे कि भाई x हर चीज़ कबूल कर सकता है, बट नीचे वाला कांड भी 0, ये 1 ना हो, y क्या ना हो, 1 ना हो, बाकी सब चंगा सी। तो इसका मतलब y की जो फॉर डोमेन वैल्यू आ गई वो ऑल रियल नंबर है सिवाय 1 छोड़ के ना, यही तो कहते थे। ये बात पिछली मैं बता रहा हूँ, ये अगर अभी आपको नहीं आ रही है तो ये आपकी ख़ता है, आपकी गलती कि आपने याद नहीं किया, पीछे वाली वीडियो देखिए ना। तो y बिलोंग्स टू r - 1, ये आ गया इसका डोमेन। लेकिन अब चूंकि ये y की वैल्यू आई है ना, हम y को नहीं रख सकते ना 1, बाकी ये सब कुछ अलाउ है, तो ये y की वैल्यू है, तो इसी y ही की वैल्यू को प्यार से रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब रेंज आ गई है, रेंज आ गई है हम लोगों की, परिसर जिसको बोलते हैं वो ऑल रियल नंबर -1, मतलब 1 को डिलीट करके बाकी सब। अब ज़रा गौर से देखिए कि क्या फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आया। तो आप कहेंगे कोडोमेन तो देखते ही मिल गया था वो फंक्शन का पीछे वाला, और वो भी इत्तेफाकन r में से 1 को डिलीट किया था, और जो रेंज बन के आई है इतनी कलाकारी करने के बाद वो भी r - 1 ही आई है। इसका मतलब ये बात तय शुदा है कि दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो 1 1, दिस ऑल्सो बी अ 1 1 फंक्शन, है ना। कह देंगे कि चूँकि सह प्रांत बराबर है हमारे परिसर के, अतः फंक्शन आच्छादक है, यहीं से लिख देंगे आच्छादक है, ठीक है। तो ये सवाल करना होता है। अगर इसका रेंज मैंने बताने की कोशिश की है कि जब भी फंक्शन इस तरीके का देना, तो उसके रेंज के लिए जो 11th का टॉपिक था, रेंज के लिए करते ये हैं कि
x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू y के शक्ल में लाते हैं। फिर कहते हैं नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब अलाउ है। तो नीचे वाला कब नहीं 0 होगा? जब y 1 नहीं होगा ना, तो y को कह दिए 1 नहीं हो सकते, बाकी सब अलाउ है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हर चीज़ अलाउ है सिवाय 1 को छोड़ के। तो पीछे से डिलीट कर देंगे 1 को, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर -1। और वही उसकी कोडोमेन भी दिया है, पहले से ये सब तैयार था, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑनटो दोनों है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, एक दो सवाल और। ये क्या कह रहा है कि एफ आर टू आर, अब आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर टू रियल नंबर। जैसे ए टू बी कह दे तो ए टू बी वो बताएगा, लेकिन आर कहने पे बताएगा नहीं। आर का मतलब सब जानते हैं कि ऑल रियल नंबर है ना, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट सब, इसको बोलते हैं आर, ऑल रियल नंबर। तो कह रहा ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन है, और वो फंक्शन है कैसा, एक्सप्रेशन क्या है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसको दिखाना है कि ये इक्की 1 1 और अच्छा तक चेक करना है या नहीं, आपको बताना है ना। ठीक है, तो फिर वही अप्रोच करेंगे। एक तो कल मैंने इसका फंक्शन बताया था, फंक्शन का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है ये यहाँ ऐसे। तो मैंने बताया था जब किसी का ग्राफ याद हो और उसका चेक करना हो कि वो 1 1 है कि नहीं, तो उसका तरीका था कि ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन खींचे। अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक जगह काट के निकल ले रहा है तो वो 1 1 है, वगरना नहीं है। तो जब इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ना, तो एक जगह नहीं काटेगा, कई जगह कई बार काट के चला जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमें पता हो गया कि इक्की वो साइन एक्स 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से नहीं, इक्की अप्रोच से जाएंगे, है ना, वो x1 x2 के अप्रोच से जाएंगे, है ना। ठीक है, पता हो गया। और वैसे भी पता है हम लोगों को, देखिए क्या करते हैं, अगर यहाँ दो सेट है आर टू आर की बात चली ना, आर टू आर, तो हमें पता है कि साइन एक्स ऐसा फंक्शन है कि दो लोग एक को तीर मार देंगे। कैसे, 0 को रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, और पाई भी रखेंगे ना साइन में, इधर पाई होगा ना, तो भी वो 0 को ही मारेगा। इसका मतलब 2 1 1 नहीं होगा, दो लोग एक जने को मार देंगे, तो ये फंक्शन पक्का 1 1 नहीं है। लेकिन अब इसको उस तरह प्रूफ करके देखते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, है ना। तो तरीका क्या था, अप्रोच वही बिल्कुल सिंपल सादा सी, क्या कि दो जने इसी रियल नंबर से आ रहे होंगे, मान लिया 2 जने x1 x2 इसी रियल नंबर से आ रहे हैं। अब उन दोनों पर f की वैल्यू इक्वल है, ये मान के चला जाता है, ये आप सबको पता है ना, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अब फिर अगर सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू, नोट माई वर्ड, जस्ट सी माई लीप विथ ह्यूज कंसंट्रेशन, क्या कि सिर्फ x1 बराबर x2 आया, सिर्फ x1 बराबर x2 आया, तब 1 1 होता है। अगर x1 के साथ कुछ और भी आ रहा है ना, तो 1 1 नहीं होता है। ठीक, तो मैं ये करने जा रहा हूँ, आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्या fx1 बराबर fx2 है, तो जाके fx1 की वैल्यू साइन x1 छापेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। fx2 की वैल्यू साइन x2 छापेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी लगाएं दिमाग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो हमें पता है जब साइन x1 बराबर साइन x2 हो, तो साइन हट जाता है दोनों तरफ से, फिर एक सॉल्यूशन आता है x1 का। तो ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि साइन हटेगा और सिर्फ क्या आ जाएगा x1 बराबर x2। तो लेकिन ये बचपन का काम है ना। बचपन में चिड़िया उड़ती थी तो कुछ और, तो क्या होता था x1 बराबर x2, वो बचपन का काम बचपन में नहीं करेंगे। अब क्या करना है, 55 के हो गए हैं, तो सिर्फ x1 बराबर x2 थोड़ी ना होता है। आप 11 का चैप्टर याद कीजिए, जो आपको यकीनन याद नहीं होगा मुझे पता है। x1 x2 सिर्फ बराबर नहीं करते थे, फिर क्या होता था, ऐसे होता था, बल्कि क्या होता था कि ये जो x1 आएगा ना, वो दरअसल ये आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू दिस x2। ये क्या है भाई, ये क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जब साइन दोनों तरफ हो ना, तो
तो आप साइन को हटा के सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं लिख सकते, ये गलत बात है। ये तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन लिया है ना, बल्कि ये सब लिखते थे। ये क्या लिखते थे, x1 इज इक्वल्स टू n पाई लगाते थे, प्लस लगाता होता था -1 की पावर n, और फिर ये x2 लिखा जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये गंदगी भी साथ ली जाती है, x2 भी तब लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब अब आप कहेंगे कि यार अब क्या होता था, n को आप 0 1 2 ऐसे रखवाते, तो एक दफ़ा इनको 0 रखवाइए, एक दफ़ा इनको 0 रखवाइए, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, ये n है ना, ये सब n है, तो n 0 इंटू पाई 0, -1 की पावर 0 इज़ 1, इसका मतलब बगल क्या छपा है x2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 इंटू x2 क्या आ गया x2, ये आया। ये जो वो जो जल्दी से कर देते थे छोटा सा, वो ये है, हालांकि वो सिर्फ n बराबर 0 रखें तब इतना आया, 1 रखेंगे तो कुछ और भी आएगा। एक दफ़ा अब n को 1 छापिए, n को 1 छापेंगे तो x1 क्या निकल के आएगा, 1 पाई का नम पाई, -1 की पावर 1 तो माइनस फेंक देगा, और बगल क्या लिखा है x2। अब ये क्या आया, इसका मतलब x1 x2 तो आया, मगर x1 पाई माइनस x2 भी आया। और मैंने क्या कहा था कि अगर सिर्फ x1 बराबर x2 हो, सिर्फ, तब वो 1 1 होगा, है ना। x1 के साथ अगर कुछ और हो, अभी तो 1 रखा, आप 2 भी रख सकते हैं, तो कुछ और आएगा, मतलब x1 कई सारा आ सकता है, सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं आया। इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, जो पहले प्रूफ हो गया था कि लाइन x एक्सिस के लॉन्ग खींचे थे तो वो कई जगह काट दिया था ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ब्रो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करके वीडियो को बैक करके देखिएगा, है ना, तो बात समझ में आएगी। मैं उसको दोबारा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका टाइम वेस्ट होगा ना। जब वीडियो है तो पीछे करके देख लीजिए, है ना। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब सिर्फ करना ये है कि फॉर sin x1 इज इक्वल्स टू sin x2 या f(x1) बराबर f(x2), देयर इज x1 हैव मोर देन 2 वैल्यूज़, है ना, x1 x2 और बहुत सारे आएंगे। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, बस बात ख़त्म। ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है ना। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब चलते हैं कि ये फंक्शन ऑन्टो है कि नहीं। अब ऑन्टो आप मिनटों में बताएंगे, क्यों भाई, क्योंकि ऑन्टो का तरीका था फॉर चेकिंग ऑन्टो का तरीका था कि अगर फंक्शन का कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज आ जाए तो वो फंक्शन ऑन्टो होता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डोमेन आपको पता होता है। ये जो पीछे है ना, ये बात कोई भूल तो नहीं जा रहा है, ये सोच तो नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जब भी फंक्शन का कोडोमेन चाहिए ना, लिप्स देखिए, फंक्शन का जब भी कोडोमेन चाहिए तो वो हर सवाल में आपको निकालना नहीं है, वो दिया होता है। कहाँ, वो जो फंक्शन सच दैट टू सच दैट देता है, तो जो पीछे वाला सेट है वही होता है फंक्शन का कोडोमेन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो सह प्रांत क्या हो जाएगा, कोडोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। अब सहप्रांत मिल गया। अब आप पूछेंगे परिसर, तो परिसर भैया रेंज जो होती है ना वो साइन एक्स की है, सिंपल सा साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स की रेंज हम लोगों ने याद किया हुआ है कि साइन एक्स की जो औकात है, जो रेंज है, वो -1 से 1 है। आपको पता होगा साइन में चाहे जितनी बड़ी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, चाहे जितना बड़ा पुट करें, धाम धाम धाम, लेकिन वो वापस क्या फेंकता है, -1 to 1। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, साइन पाई फिर से 0, साइन -90 -1। इसका मतलब चाहे जितना बड़ा एंगल रख देंगे वो उसको काम है कि -1 से 1 देना। इसका मतलब साइन की जो औकात है ना देने की, वो -1 से 1 है। इसका मतलब साइन का रेंज होता है -1 से 1। तो अब आप बताइए कसम खा के कि ऑल रियल नंबर कोडोमेन है और रेंज है सिर्फ -1 से 1, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल ठीक, बराबर नहीं है ना। ऑल रियल नंबर और ये -1 से 1 कहाँ बराबर है? तो यहाँ साफ साफ लिखिए कि सह प्रांत कोडोमेन बराबर नहीं है परिसर के, बराबर नहीं, अतः ये ऑन्टो भी नहीं है। 1 1 नहीं है, ऑन्टो नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन्टो फंक्शन, है ना। तो ये ऐसे ही cos x का सवाल होगा, तो cos x का भी 1 1 ऑन्टो नहीं होता, उसकी भी रेंज -1 से 1 होती है। वो भी जब cos x1 बराबर cos x2 हो तो सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं आता, बल्कि कई सारे आते हैं ना। तो इसका मतलब cos भी न 1 1 है, न ऑन्टो है फॉर दिस
डोमेन एंड रेंज, है ना। ठीक है, ये देखे रहिएगा कि ये कितना दिया है, अगर इसको कम ज़्यादा कर दे तो कुछ बात यहाँ बन सकती है ना, कुछ बात बन सकती है। ठीक, तो ऐसे ही कई सवाल हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो वीडियो हो गई है 20 मिनट की। तो अगर आप लोग बोर ना हो रहे हों तो मैं एक दो सवाल और करवा देता हूँ, या मैं सोच रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा दूँ 10 मिनट में। हाँ, ये वही बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सवाल है, तो वो मैं सवाल बीच बीच में वन वन ऑन्टो एक ही आच्छादक पे जाके किताब ढूंढिए और सारे सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। जो ना आए मेरे व्हाट्सएप पर, सब AIT के बच्चे होंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे उसको भेजिए, या इसी कमेंट सेक्शन पे सवाल को भेज दीजिए किसी तरह स्क्रीनशॉट, मैंने लपक लेना है उसको, है ना। तो फिर मैंने वहाँ इसको बताना है। ठीक, तो और कई सारे सवाल मैं खुद बताऊँगा। अभी हो सकता है इसके बाद मैं सवालों की सीरीज़ दूँ, है ना। ये टॉपिक की सीरीज़ है और टॉपिक पे अगर कमांड हो गई, जिस तरह मैं बताने की कोशिश करता हूँ अगर उस तरह आप जानने की कोशिश करें तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि सवाल लग रहा है कि नहीं। मैं एक रूल देता हूँ, उस रूल और उस एक एटीट्यूड भी देता हूँ कि अगर वो एटीट्यूड आ गया ना सवाल पे देखने का ना, सवाल को बिल्कुल कब्जे में कर लिया करिए कि क्या कितना हमें ज़रूरत है, किससे कितना इसको देखना है ना। न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो सवाल बहुत सारी कब डेटा लेके आता है ना, लेकिन कभी कभी हम लोगों को सिर्फ मतलब निकालना होता है। आपको पता है सवाल इंसान ही बनाते हैं ना, वो जितने कंपटीशन लेवल के सवाल बनते हैं वो एक इंसान ही बनाता है। तो वो इंसान कितना सोचता होगा, सोचिए अब उसको क्या सोचता होगा। तो वो कठिन करने के लिए सिर्फ सवाल को लंबा करेगा, सवाल को मिक्स करेगा कई चीज़ों में, लेकिन वो एक अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक गलती छोड़ के जाएगा जो दूसरा ह्यूमन पर देखेगा तो उस सवाल को फ़ौरन पकड़ ले, क्योंकि वो कहेगा देखिए जब ऑन्टो वन फंक्शन का सवाल आया तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए कि जैसे ऑन्टो प्रूफ करना है तो फंक्शन का कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। तो कोडोमेन तो वो नहीं छुपा सकता है ना, कोडोमेन छुपा तो सकता है नहीं, कोडोमेन ये जो पीछे देगा वही होगा। तो अब इसको पीछे देने में अलग अलग तरीके का वो दिमाग लगाएगा। वो कभी कभी डायरेक्ट लिख देगा, कभी कभी लिख देगा बी, लेकिन बी कहीं किनारे दे देगा, तो कहीं ना कहीं उसको देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, है ना। तो ये सब तरीका, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेक्चर हो गया। वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देने, है ना। तो ये सब आप लोगों को आ गया होगा, कंपोजिशन एंड ऑफ फंक्शंस। अब टॉपिक का नाम ये है कि दो फंक्शन आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोग एक फंक्शन के बारे में जानते थे, एक फंक्शन के लिए दो सेटों की दरकार होती है, एक फंक्शन के लिए दो सेटों की ज़रूरत होती है तब जाके एक फंक्शन बनता है ना। तो अब हम लोग जा रहे हैं दो फंक्शनों को कंबाइन करने, कंपोजिशन करने। तो उसके लिए आप ये देखिएगा चार सेटों की ज़रूरत तो नहीं होगी। उसका डिफाइन हम लोग ऐसा करेंगे ना, इसको बोलते हैं हिंदी में फलनों का संयोजन। वो ये है ना कि एक फंक्शन a to b हो, ठीक, इतना ही जानते हैं। कोई एक फंक्शन डिफाइन है तो उसके लिए दो सेटों की दरकार है, a to b, यहाँ की वैल्यू रखेंगे वहाँ की वैल्यू पा जाएंगे। और फिर किसी ने कहा एक फंक्शन और लो जो b to c डिफाइन हो, b to c, पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, b to c बोले तो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है ना उसी सेट को लेते हुए एक दूसरा सेट, इसका मतलब फंक्शन 4 नहीं 3 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जहाँ ख़त्म किया बिल्कुल वहीं से शुरू करवा के ना, तभी तो कंबाइन होगा। तो फंक्शन कह रहा है अगर a to b हो, एक g फंक्शन हो, gx नाम का कोई दूसरा फंक्शन है, वो b to c सेट में हो, तो कहा जाता है कि जो, मैं पहले इसको दिखा भी दे रहा हूँ, ये 3 फंक्शन हैं, सेट हैं ए बी सी। कह रहा है इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कनेक्ट हो गए इससे आपस में, तो एक फंक्शन बना जिसका नाम है f, ठीक है। अब ये b to c एक फंक्शन आपस में कनेक्ट हो, उसका नाम g है।
तो फिर कहा जाता है ये जो देखो ये इससे कनेक्शन हुआ होगा, फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं साफ साफ कनेक्शन, यहाँ कुछ होंगे, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, तो ये इससे कनेक्ट हुआ होगा, ये इससे वो उससे हमें नहीं पता, फिर यहाँ भी कुछ हुआ होगा, ये उससे, फिर हम लोग देखेंगे ना ओवरऑल कि यहाँ से यहाँ कोई कनेक्ट हो चुका होगा, तो बस उसी कनेक्शन को प्यार से बोलते हैं। अब इस बीच वाले फंक्शन को मिटा देंगे, हाँ इसको भी मिटा के देख रहे हैं। अब जो कनेक्शन यहाँ से यहाँ होगा ना, जो A to C होगा, उसको बोला जाएगा इन F और G का कंपोजिशन फंक्शन। वो एक ही फंक्शन होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन। तो अब ये ओवरऑल बनाने के बाद इसको मिटा के खा जाएंगे, दूर फेंक देंगे, और फिर इसी को देखेंगे कि ये फंक्शन ये, और यहाँ जो कनेक्शन हुआ होगा उसको अब उसको ना F बोल सकते हैं ना G, क्योंकि दोनों के कनेक्शन से आए, तो उसको बोलेंगे दोनों का कंपोजिशन फंक्शन है, और फिर उसका एक सिंबल देंगे, जैसे ये F है ये G है तो वो H बोल देंगे। लेकिन H बोलने पे पता नहीं चलेगा कि पता नहीं दो जनों का कंपोजिशन है भी नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ बोले जो लग जाए कि इन दोनों का कंपोजिशन है, जैसे उसको बोलेंगे GOF बोलेंगे। GO मतलब ऑपरेट हो गया, मिल गया, GOF गॉफ पढ़ेंगे, गॉफ, तो F A to B, G B to C, और जो A to C हो उसको बोलेंगे उस वो एक फंक्शन ही आएगा ना, H नाम दो, P नाम दो, PX, HX, LX, लेकिन हम कहेंगे ना PHS नहीं, बल्कि गॉफ एक्स बोलेंगे मिला के, इससे पता लग जाएगा कि ये इन दोनों के मिक्सचर से बना है, गॉफ एक्स, है ना। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक एलिमेंट होता है A ना, कोई एलिमेंट तो होगा ना X A में, सारे उनको वेरिएबल मान लिए X। अब ये X F में पटकता है तो यहाँ का एलिमेंट पाता है ना, आप सबको पता है कि हाँ सही बात है, ये तीर मारता है, इसका मतलब X को पटकते हैं तो मिलता है, तो यहाँ मिलता है F of X, इस तीर को मारता है Fx, है ना, ठीक है ना। X को पटकेंगे F में तभी तो वहाँ तीर मिलता है, F of समथिंग इमेज। फिर इस F, अब ये यहाँ Fx एज ए एलिमेंट देखिए, अब यहाँ Ff ना सोचिए, ये सोचिए कि बस ये भी कोई गिनती है ना, X कोई गिनती थी, उसमें पटका तो कोई गिनती बनी होगी लास्ट में, तो Fx कोई गिनती है ना। अभी ये Fx यहाँ है तो ये चीज़ G में पटकी जाती है ताकि वहाँ का एलिमेंट G भी तो बनेगा, तो अब Fx को कहाँ पटकेंगे, G में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, G में पटक दिया गया Fx। आर यू श्योर? आप, मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी, बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ अगर x है तो वो x इसमें पटका जाता है, जो आंसर आता है वो यहाँ मिलता है, तो x पटके, अभी fx लिख रहे हैं, पता नहीं क्या आंसर है, लेकिन f of x, अब इस fx को g में पटकेंगे तो ये g में fx घुसेगा, और फिर जो यहाँ से यहाँ पटका गया है, मतलब x पटकने पे इसको देखना है ना, अब इसको भूल जाइए कि ये यहाँ से पटक के ये गए, जो भूल जाइए इसको। अब ये सोचिए कि कहीं एक फंक्शन था जिसमें x पटकने पे डायरेक्ट क्या मिला है ये, और वो फंक्शन का नाम क्या है, वो f नहीं g नहीं बल्कि क्या है, गॉफ। इसका मतलब ये निकल रहा है कि गॉफ में अगर x पटकेंगे तो आंसर मिल रहा है g of fx, g of fx, that's the logic behind the कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, कि क्या गॉफ ऑफ एक्स हो, गॉफ में गॉफ, देखिए गॉफ को कोई ये ना समझेगा कि जी और एफ है, ना जी समझिए ना एफ समझिए, ना जी और एफ का इंटू समझिए, गॉफ का मतलब है जी और एफ का एक मिलन फंक्शन, जिसमें सिर्फ यही मकसद है कि एक सेट दो सेट होंगे, कुछ पटक के कुछ मिलेगा। तो जब गॉफ में एक्स पटका जाएगा ना तो उसको लोग कहते हैं कि ऐसे बनेगा क्या, कि मानो x f में पटका गया है, फिर जो आंसर है वो g में दिया है ना, इसका मतलब यही हुआ कि पहले ये वाली डिजिट f को देंगे, f जो आंसर बना के देगा वो डिजिट g को देंगे, वो जो वहाँ देगा है ना, तो वो डायरेक्ट a to c मिलेगा, है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इसको बोलते हैं गॉफ, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। एक बात और बताऊं, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो यहाँ से यहाँ हो उसको गॉफ बोलते हैं ना, इसका मतलब जी को पहले लिखा जाता है, एफ़ को बाद। ये नियम है कि जो यहाँ से यहाँ हो उसको एफ ऑफ जी नहीं बोलेंगे, जी ऑफ एफ। अगर आपको फॉग चाहिए ना तो पहले जी बनाइएगा फिर एफ बनाइएगा, है ना, ठीक है, ये तरीका होता है। तो गॉफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होगा कि एक्स पहले एफ को मिलेगा, फिर वो जो आंसर देगा वो जी को मिलेगा, फिर जी जो आंसर दे दिया ना, ये तरीका हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं गॉफ ऑफ द फंक्शन। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट आपको बताने कि गॉफ को निकालना कैसे है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो ये एक सवाल है आपके सामने, यही पहला सवाल और यही आखिरी सवाल, क्योंकि एक जैसे सवाल हैं सारे। बस ये अगर आप सीख गए तो मैंने गॉफ फॉग बता दिया। वो जो मैंने कथाएं सुनाई थी ना, वो सिर्फ इसलिए है कि डिटेल समझ में आ जाए, है ना, पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर किसी की पिक्चर नहीं भी क्लियर है तो एडिट की जा सकती है, तो वो एडिटिंग देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, जी एक्स बराबर रूट एक्स दिया है। फिर पूछेगा आपसे फॉग एक्स बताइए, वही ना कि एफ एक्स है, जी एक्स है, तो जब फॉग बन के आएगा ओवरऑल इन दोनों का कंपोजिशन, वो कैसा एक्स होगा, वो क्या दिखेगा, है ना, एक्स के फॉर्म का। तो वो ऐसे निकालना होता है। देखिए फॉग गॉफ दोनों पूछ रहे हैं, तो फॉग पूछ रहे हैं ना, फॉग पूछा करे तो पीछे अपने मन से आपको एक्स लगा लेना है ना। फॉग का मतलब है ना फॉग एक्स, एफ का मतलब एफ एक्स। तो फॉग एक्स पूछ रहा है, तो फॉग एक्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पहले एक्स जी को मिलेगा। अभी हम लोगों ने मतलब सीखा ना कि अगर गॉफ फॉग में एक्स दे दे तो वो एक्स पहले जी को मिल जाएगा, एफ को बाद में ब्रैकेट लगा के मिलेगा आराम से, है ना। ये एज अ फॉर्मूला हो गया कि फॉग एक्स का मतलब एफ बाहर, जी एक्स ओवरऑल अंदर। ठीक है, आप ये जानते हैं। फिर आप कहेंगे यार जी एक्स तो पूरा पूरा पता है, जी एक्स का क्या मतलब है, रूट एक्स। इस जी एक्स की जगह, हाँ भाई अभी तो गॉफ फॉग लिखा था ना, एक्स तो बाहर का एरिया था। आप मतलब पता चल गया कि नहीं नहीं एफ बाहर और जी एक्स हो गया एक जैसा। तो अब जब जी एक्स है तो उसकी वैल्यू टोटल छाप सकते हैं ना ये। अब तो जी एक्स पूरा पता है ना, रूट एक्स। अब लेकिन अब आप पूछेंगे कि एफ ऑफ रूट एक्स कैसे निकलता है। एफ ऑफ एक्स हमें पता है, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स, लेकिन यहाँ लिखा है एफ ऑफ रूट एक्स। तो अब आपको चमका होगा, हाँ हाँ, जैसे एफ एक्स देने के बाद F2 निकल आता है, F10 पूछे तो 10 रख देते थे, F मसाला पूछे तो मसाला रख देते थे। तो अब एफ ऑफ रूट एक्स पूछ रहा है, तो जहाँ एफ एक्स है एफ में जाइएगा, जी में नहीं, एक्स है वहाँ एक्स यहाँ क्या रख देंगे, रूट एक्स। तो ओवरऑल क्या बना, साइन रूट एक्स। बस ये आंसर हो गया। दिस इज फॉग एक्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एफ एंड जी, साइन ऑफ रूट एक्स। एक साइन एक्स हो एक रूट एक्स हो तो कॉम्बिनेशन बनता है साइन ऑफ रूट एक्स। वाह, है ना। तो ये हो गया। अब बताने जा रहा हूँ गॉफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो मेरे पास बहुत कम वक्त है ना, मेरी MBA भर रही है। अब मैं जा रहा हूँ गॉफ निकलवाने आपके सामने यहीं पे। तो गॉफ निकाल के दे दीजिए, गॉफ। ये फॉग था गॉफ के लिए, इसका मतलब भाई गॉफ ऑफ एक्स। और इसका मतलब सीख चुके हैं कि एफ जो पहले थे ना उसी को मिल जाएगा, तो जी थोड़ी देर बाहर हो जाओ, एफ एक्स से डील करने। तो अभी एफ एक्स हो जाएगा बस, अभी गॉफ एक्स नहीं बल्कि सिंपल सा एफ एक्स है, जी बाद में डील होगा। तो आप कहेंगे जब सिंपल सा एफ एक्स हो गया तो एफ एक्स तो ये साफ साफ पता है साइन एक्स, इसका मतलब जी के अंदर भर गया साइन एक्स। अब आप कहेंगे जी के अंदर साइन एक्स हमें नहीं पता, हमें तो जी एक्स पता है ना, जी ऑफ एक्स रूट एक्स। लेकिन जी ऑफ साइन है तो आप कहेंगे कि जहाँ एक्स है वहाँ रूट साइन एक्स छाप देंगे, बस यही तो तरीका होता है। अरे भाई अगर मैं G2 पूछूं तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 छाप देंगे ना, तो जी साइन एक्स पूछ रहा हूँ तो जहाँ एक्स है वहाँ साइन एक्स छाप दीजिए, बस। ये है गॉफ एक्स, ये फॉग एक्स है साइन रूट एक्स, और ये गॉफ है रूट साइन एक्स, है ना। तो दिस इज़ द कंप्लीट सेशन। उम्मीद है आप इस सबको एंजॉय किए होंगे, खुशी से देख रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो हो सकता है ये चैप्टर ही ख़राब हो, क्योंकि आप हैं, है ना। तो आप लोग इंशाअल्लाह इन सब को सवाल लगा के रख लीजिएगा, सवाल भेजिएगा मुझे, मैं आपको दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वर्स पढ़ाऊँगा। इन्वर्स पढ़ाने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में जाके उसको अच्छे से देखेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये छुट्टियों में 40 दिन तो लगातार वीडियो आएगी बिला किसी रुकावट के, है ना। तो अलविदा, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।